हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मगध राज्य का उत्कर्ष। जैसा कि हम लोग जानते हैं प्राचीन काल में करीब 16 महाजनपद थे। तो उनमें से सबसे विशाल कहिए, शक्तिशाली जो साम्राज्य था, जो राज्य था, वह था मगध। तो मगध राज्य का उत्कर्ष, उसके बारे में जानेंगे, जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र रही और रही है, गिरिब्रज रही है, राजगृह रही है, वैशाली रही है। ठीक है, पाटलिपुत्र रही है, हम बताइए आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे प्राचीन वंश का बात करें तो सबसे प्राचीन वंश में देखिए, सबसे पहले आता है आपको हर्यक वंश। इसके जो संस्थापक थे वो थे बिंबिसार, और बिंबिसार का पुत्र कौन था? अजातशत्रु, और अजातशत्रु का पुत्र था उदयन। इसके बारे में अभी चर्चा करेंगे हम लोग। उसके बाद आते हैं शिशुनाग वंश की बात करेंगे। शिशुनाग वंश जो था उसके संस्थापक कौन थे? स्वयं शिशुनाग। तो हम लोग जाने क्या क्या? हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार, और शिशुनाग वंश जिसके संस्थापक थे शिशुनाग। उसके बाद नंद वंश का जो प्रमुख सम्राट कहिए वो था महापद्मानंद। कौन था? महापद्मानंद। उसके बाद महापद्मानंद का जब पतन हुआ, वो भी चाणक्य की कूटनीति से, और चंद्रगुप्त मौर्य को क्या बना दिया गया? मगध साम्राज्य का राजा बना दिया गया। तो मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। तो प्राचीन वंश में जब हम लोग देखें, हर्यक वंश का बात किए सबसे पहले। हर्यक वंश के संस्थापक कौन? तो बिंबिसार। और बिंबिसार ने जो अपनी राजधानी बनाई थी वो कहाँ? तो राजगृह। क्या बोले? राजगृह, जिसको पहले गिरिब्रज के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, अब इसे राजगीर के नाम से जाना जाता है। उसके बाद जब शिशुनाग वंश आया तो उसने राजधानी कहाँ बना ली? तो उसने बना ली कहाँ पर? वैशाली। कहाँ पर? तो वैशाली। ठीक है। नंद वंश के जो संस्थापक थे महापद्मानंद, उन्होंने अपनी राजधानी बनाई क्या? पाटलिपुत्र। हालांकि यहाँ पर एक बात और बताना चाहेंगे कि बिंबिसार ने राजधानी राजगिरी रखा था, परंतु इनके अगले जो वंशज थे उन्होंने पाटलिपुत्र भी रखा था। इसके बारे में भी चर्चा करेंगे हम लोग एक एक करके। उसके बाद मौर्य वंश ने भी राजधानी अपनी पाटलिपुत्र ही रखा। ठीक है, पाटलिपुत्र का पुराना नाम जो था, प्राचीन नाम, वह पाटल ग्राम भी रहा है। यहाँ पर पाटल पुष्प का काफ़ी ज़्यादा मात्रा में खेती होता था कहीं, या फिर उगाया जाता था। पाटल यानी कि गुलाब के फूल को पाटल कहते हैं, पाटल पुष्प। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। तो सबसे पहले हम लोगों ने जैसा कि देखा, हर्यक वंश से शुरू होता है। हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? तो बिंबिसार। कौन थे? बिंबिसार। और उनका जो पुत्र था, हालांकि इस वंश को पितृहंता वंश भी कहा जाता है, क्योंकि अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर दी थी और राज सिंहासन प्राप्त किया था। यानी कि पिता की हत्या करके राज सिंहासन प्राप्त किया। और ठीक इसी प्रकार अजातशत्रु का जो पुत्र था वो था कौन? उदयन। ठीक है, उदयन ने भी अपने पिता अजातशत्रु की हत्या कर दी थी और राज सिंहासन प्राप्त किया। उदयन के बाद सबसे आखिरी इस वंश का जो शासक रहा वो था नागदशक। हालांकि नागदशक ज़्यादा कहिए शक्तिशाली नहीं था, ज़्यादा वर्चस्व इसका नहीं था, जिसके कारण जो है इसका जो अमात्य था शिशुनाग, उसने इसे अपदस्थ कर दिया, यानी कि पद से हटा दिया सिंहासन से, और स्वयं क्या बन गया? शासक बन गया, राजा बन गया। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात किए जो हर्यक वंश के संस्थापक थे बिंबिसार की बात करते हैं। एक एक तरफ से समझते चलिएगा, एकदम आसान भाषा में लेकर के चलेंगे आप लोगों के लिए। हर्यक वंश का संस्थापक पहले बात कर चुके हैं हम लोग, बिंबिसार, और राजधानी भी जान चुके हैं, राजगृह था। बौद्ध धर्म का यह अनुयायी था। ये जो बिंबिसार था यह बौद्ध धर्म का अनुयायी था, बौद्ध धर्म में विश्वास करता था। महात्मा बुद्ध की सेवा हेतु राजवैद्य जीवक को भेजा था। और इसके जो बिंबिसार थे, इसके राज्य में, इसके कहिए कि कोर्ट में, इसके दरबार में जो सबसे नामी प्रसिद्ध जो राजवैद्य रहा वह कौन? जीवक। तो क्वेश्चन रह सकता है आपको कि जीवक कौन था, या फिर जीवक किसके दरबार में राजवैद्य था? तो बिंबिसार के दरबार में ये जो जीवक है यह क्या था? राजवैद्य था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कार्य देखिए, कुशल प्रशासनिक व्यवस्था थी इनकी, और विदेश नीति भी कुशल थी। अंग राज्य को हराकर मगध में मिलाया था इन्होंने। बिंबिसार ने क्या किया था? जो अंग, ठीक था, अंग राज्य था उसको हराया, और परास्त करने के बाद मगध में ही उसका विलय कर दिया, मगध में मिला दिया। अवंती के राजा प्रद्योत की सहायता हेतु राजवैद्य जीवक को भेजा था। तो जीवक का बार बार उल्लेख देख रहे हैं, जीवक प्रसिद्ध चिकित्सक थे उस समय के। तो राजवैद्य जीवक को अवंती के राजा प्रद्योत की सहायता हेतु भेजा था इन्होंने।
वैवाहिक संबंधों द्वारा सशक्तिकरण किया, यानी कि अपने पावर को क्या किया, एक्सपेंड किया, बढ़ाया, विस्तार किया। किसका? वैवाहिक संबंधों के द्वारा। कौशल नरेश प्रसन्नजीत की बहन महाकौशला से इन्होंने विवाह किया था। वैशाली की चेतक की पुत्री, यहाँ चेतक लिखा गया लेकिन चेतक होगा, ठीक है, चेतक की पुत्री चिलना से भी विवाह हुआ था। और मध्य देश की राजकुमारी किससे? क्षेमा लिखा हुआ लेकिन यहाँ खेमा होगा, क्या होगा? खेमा, ठीक है, क्या होगा? खेमा, ठीक है। और कौशल नरेश प्रसन्नजीत की बहन, हम बताए कि इनका वैवाहिक संबंध किनसे था, विवाह किनसे किया था? तो इन महाकौशला से, जो कौशल नरेश प्रसन्नजीत की बहन थी। वैशाली का जो चेतक थे, जो सम्राट, उसकी पुत्री चिलना से, और मध्य प्रदेश की राजकुमारी क्षेमा नहीं खेमा से, ठीक है। अब इसका जो बिंबिसार का पुत्र था हम लोग जानते हैं कौन था, तो अजातशत्रु। अजातशत्रु, इसलिए इस अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या करके सिंहासन प्राप्त की थी, सत्ता प्राप्त की थी, इसलिए इस वंश को पितृहंता वंश भी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, चलिए। अजातशत्रु बिंबिसार का पुत्र था, हम लोग जानते हैं। सबसे पहले अजातशत्रु के बारे में जानते हैं। 493 ईसा वर्ष पूर्व बिंबिसार की हत्या करके मगध का शासक बना। प्रारंभ में जैन तथा बाद में बौद्ध धर्म का अनुयायी रहा। शुरुआत में यह किस धर्म का अनुयायी था? तो जैन धर्म का। हालांकि बिंबिसार बौद्ध धर्म का अनुयायी था, परंतु शुरुआत में यह जैन धर्म का अनुयायी था, बाद में जाकर के यह बौद्ध धर्म का अनुयायी बना। मंत्री, इसके जो दरबार में मंत्री थे, वर्षकार यानी कि वर्षकार की सहायता से वैशाली पर विजय प्राप्त किया था। किसने? तो अजातशत्रु ने वैशाली पर विजय प्राप्त किया था। किसकी सहायता से? मंत्री वर्षकार की, ठीक है। 461 ईसा वर्ष पूर्व पुत्र उदाइन द्वारा, देखिए 493 में यह शासक बना, और 461 ईस्वी में उदाइन ने अपने पिता अजातशत्रु की हत्या कर ली और क्या करके मगध का शासक बन गया, ठीक है। और अपनी राजगिरी जो राजधानी थी, ठीक है, प्रथम बौद्ध संगति, अच्छा राजगिरी इनकी राजधानी थी, हम लोग जान रहे हैं। प्रथम बौद्ध संगति राजगिरी में करवाया था, ठीक है। और उस समय जो बौद्ध धर्म के अध्यक्ष थे वो थे महाकश्यप, यानी कि इनके महाकश्यप के ही मार्गदर्शन पर इन्होंने प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन करवाया था। कहाँ पर? राजगृह में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अजातशत्रु का पुत्र कौन था? तो उदाइन। उदाइन ने भी बताया आपको कि अपने पिता की हत्या, अजातशत्रु की हत्या कर दी थी और क्या किया था? तो सिंहासन प्राप्त कर लिया था। 461 ईसा वर्ष पूर्व अपने पिता की हत्या कर उदाइन मगध की गद्दी पर बैठा, पाटलिग्राम की स्थापना की। अब ये क्या किया था उदाइन? तो राजगृह जो राजधानी था, ठीक है, हर्यक वंश का राजगृह से राजधानी ये कहाँ ले आया? तो पाटलिग्राम। हम आपको पहले बता चुके हैं कि पटना, जिसको हम लोग आज जानते हैं पटना के नाम से, पहले वह पाटलिपुत्र और पाटलिग्राम के नाम से प्रख्यात था, जाना जाता था। और यह जैन धर्म का अनुयायी था। देखिए बिंबिसार बौद्ध धर्म का, अजातशत्रु जैन धर्म का, फिर बौद्ध धर्म का अनुयायी बना, और उदाइन जैन धर्म का अनुयायी था। अंतिम शासक उदाइन का पुत्र कौन था? नागदशक, जिसके बारे में बताया कि इसको शिशुनाग ने क्या किया था? शिशुनाग जो अमात्य था, मंत्री था, उसने इसे अपदस्थ करके खुद सिंहासन पर बैठ गया और शिशुनाग वंश की स्थापना की, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये था बिंबिसार। अब आ जाते हैं नागवंश। अभी जस्ट बताया आपको संस्थापक इसका कौन था नागवंश का? तो संस्थापक था शिशुनाग। यह नाग दशक का अमात्य था। क्या था? हम बताए, अमात्य यानी कि मंत्री था। वैशाली को राजधानी बनाया। तो जो उदाइन ने जो अपना राजधानी पाटलिग्राम बनाया था, उसके स्थान पर पुनः जो है यह जब नाग वंश का स्थापना किया, शिशुनाग ने नाग दशक को अपदस्थ करके, तो राजधानी अपना कहाँ बना लिया? वैशाली को राजधानी बनाया। और इस वंश का शासक कौन था? कालाशोक। क्या नाम बताएं? और द्वितीय बौद्ध संगति भी कालाशोक के काल में ही हुई थी। इसके बारे में भी आप जानेंगे और हम बता भी रहे हैं आपको। तो कालाशोक जो था उसने क्या किया? जो इसके पिता थे शिशुनाग, इन्होंने क्या किया था? नागदशक को अपदस्थ किया और पाटलिपुत्र से राजधानी वैशाली बनाया। परंतु जब कालाशोक सिंहासन पर बैठे तो इन्होंने क्या किया कि पुनः राजधानी अपनी पाटलिपुत्र ही बनाई। द्वितीय बौद्ध संगति किनके शासन में हुई थी? तो किसके काल में हुई थी? कालाशोक के काल में, वैशाली और शवाकामी में। अब देखिए अंतिम शासक इस नागवंश का जो अंतिम शासक था वो था नंदीवर्धन। कौन था? नंदीवर्धन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंदीवर्धन के बाद आते हैं नंद वंश की बात कर रहे हैं। संस्थापक इसका कौन था? तो महापद्मानंद। और उग्रसेन, पाली ग्रंथ, एक छत्र पुराण, एकराट पुराण, इन सभी ये जितने भी पुराणों की बात की है, इन ग्रंथों की बात की हम, इन पुस्तकों की, यह इस बात की ओर इंगित करता है कि नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो महापद्मानंद।
अंतिम शासक के बारे में जानते हैं हम लोग। नंद वंश का अंतिम शासक जो था वो था घनानंद। ठीक है, कौन था? घनानंद। घनानंद के ही शासनकाल में सिकंदर का समकालीन, देखिए सिकंदर ने क्या किया था? भारत पर हमला किया था, यानी कि भारत को जीतने के लिए भारत की ओर बढ़ चुका था, भारत पर हमला किया था, सीधा समझिए भारत पर आक्रमण किया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया? चंद्रगुप्त मौर्य ने इस घनानंद को परास्त किया और पराजित करके मौर्य वंश की स्थापना की। ठीक है, घनानंद के समय में बहुत ही शक्तिशाली राजा हुआ करता था यह भी। इसके बाद हम लोग जानेंगे किसके बारे में? मौर्य वंश के बारे में। लेकिन पहले थोड़ा सा सिकंदर के बारे में जान लेते हैं। भारत पर पहला विदेशी आक्रमण कहिए अगर, तो सिकंदर के द्वारा, ठीक है, भारत पर विदेशी आक्रमण। तो हालांकि इसमें देखिए अलग अलग रहे हैं, जैसे हकामानी, ईरानी फारसी कहिए, यूनानी, हिंदू यूनानी, शक, पल्लव, कुषाण, ये सब। तो अगले क्लास में हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे, सिकंदर के बारे में। और उसके बाद आपको थोड़ा सा और बता देते हैं इसके बारे में कि जब मौर्य वंश का स्थापना किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त मौर्य का जो पुत्र था वो था बिंदुसार। इसमें कई लोग कंफ्यूज कर जाते हैं कि बिंबिसार हर्यक वंश का था। किस वंश का? हर्यक वंश का था बिंबिसार। किस वंश का? और बिंदुसार जो था वो था मौर्य वंश का। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था बिंदुसार। ठीक है, और बिंदुसार का जो पुत्र था वो था अशोक। ठीक है, और कालाशोक का जो बात की है, कालाशोक किसका? शिशुनाग का पुत्र था। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा क्लास। आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए हमारे साथ। लाइक करना तो बिल्कुल नहीं भूलें और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि इससे हम इंस्पिरेशन प्राप्त करके आपके लिए नई क्लास लाते रहें। जय हिंद, जय भारत।